हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नवंबर महीने का करंट अफेयर चल रहा था जिसमें हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। बैजू आईएएस सोर्स है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर बहुत अच्छा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम पेज में उन सभी कंटेंट्स को इसमें शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, इसको आसानी से रिवाइज, मतलब एक महीने में आप उसको 3 से 4 बार नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा है, इतना कम पेजेज है इसमें। ठीक है, कंटेंट भी वैसे ही है। तो आज हम देखेंगे चौथा वीडियो, जिसमें शुरुआत करेंगे हम स्कॉर्पियन पनडुब्बी से। आईएनएस वेला भारत की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है भाई। परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है, इन पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। 6 पनडुब्बियों का निर्माण इसमें शामिल है और चौथी पनडुब्बी तैयार हुई। नाम उसका रखा गया आईएनएस वेला। मई 2019 में आईएनएस वेला का जलावतरण किया गया था। पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, परियोजना के तहत जो अन्य पनडुब्बी हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो पहली पनडुब्बी का नाम है भैया आईएनएस कलवरी, दिसंबर 2017 में कमीशन हुआ इसका। आईएनएस खंदेरी है, जिसको सितंबर 2019 में कमीशन किया गया। आईएनएस करंज है, जो मार्च 2021 में कमीशन किया गया। और पनडुब्बी पाँचवीं जो होगी, चौथी तो आईएनएस वेला है, पाँचवीं आईएनएस वगीर नवंबर 2020 में शुरू की गई है। बंदरगाह परीक्षण इसका शुरू हो चुका। छठी पनडुब्बी रहेगी आईएनएस वगशीर, साज के उन्नत चरण में है ये। ठीक है, भारत और अमेरिका ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल समूह की बैठक आयोजित की है। भारत और अमेरिका ने की है 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल समूह की बैठक। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ भी, वर्चुअली रूप से किया गया। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में 2 बार, एक साल में 2 बार आयोजन होता है, इसका ध्यान रखना है। इस बार क्या हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरी बार वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य भाई द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन सह विकास के लिए अवसर पैदा करना। ठीक है, जल थल वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित 4 संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है इसके तहत, और ताकि उनके मॉडर्न डोमेन के भीतर परस्पर सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 30 नवंबर 2021 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। अभी 30 दिसंबर चल रहा ना। ठीक है, तो हरि कुमार कौन है ये भैया 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में इनको नियुक्त किया गया था। 39 वर्षों की अपनी लंबी विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के कमांड, स्टाफ, निर्देशात्मक नियुक्तियों में इन्होंने काम किया। तो याद रखना भाई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया राम शर्मा। नाम याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कुछ नाम याद रखना बस। ठीक है, डीआरडीओ और आईएएफ ने स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ और आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स, दोनों ने मिलकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार की 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। कहाँ से? जैसलमेर में चंदन पर्वतमाला से इसका परीक्षण हुआ है। सैटेलाइट नेविगेशन
और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित है। 2 अलग अलग विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित उड़ान परीक्षण में देश में पहली बार किया गया है ऐसा, ठीक है। सिस्टम को अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान रखना, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के समन्वय और IAF के व्यापक रूप से प्रदान समर्थन से डिजाइन और विकसित किया गया है इसका, ठीक है। परियोजना 15B का पहला युद्धपोत, परियोजना 15B का पहला युद्धपोत है Y12704, विशाखापत्तनम नाम है। इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो क्या है इसमें देख लेते हैं भाई। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ध्यान रखना, नाम इसका हम बता ही दिए पहले। 4 जहाज़ों के अनुबंध पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर हुआ था। विशाखापत्तनम श्रेणी के जहाज़ों के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। कोलकाता श्रेणी विध्वंसक का अनुवर्ती है ये। पिछले दशक में जो कोलकाता श्रेणी की 15A परियोजना शुरू हुई थी उसी का अनुवर्ती है 15B, जो कि विशाखापत्तनम श्रेणी के नाम से स्टार्ट है। इस जहाज को भारतीय नौसेना की इन हाउस डिजाइन संस्था नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया। इस निर्माण किया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। देश के चारों कोनों के प्रमुख शहरों के नाम पर इन चारों जहाज़ों का नामकरण किया गया है, जैसे विशाखापत्तनम है, मोर्मुगांव है, इम्फाल है और सूरत है। इस बुक के बारे में देखें तो 15B के तहत जो Y12704 है उसके बारे में देख लें भाई, तो 163 मीटर लंबा युद्धपोत, 7400 टन का पूर्ण भार, विस्थापन 30 समुद्री मील की अधिकतम गति रहेगी। इसमें परियोजना कुल स्वदेशी सामग्री लगभग 75% की है, ठीक है। P1135.6 वर्ग का 7वां भारतीय नौसेना फ्रिगेट नाम है, तुशील नाम है इसका। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। रूस के कालिनिनग्राद स्थित यानतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया इसे। याद रखना, रूस के कहाँ पे? कालिनिनग्राद स्थित यानतर शिपयार्ड में। औपचारिक रूप से नाम इसका तुशील दिया गया है। संस्कृत शब्द है, याद रखना भाई, अर्थ होता है इसका रक्षात्मक कवच। तुशील संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या है? रक्षात्मक कवच, ठीक है। इसके बारे में देख लें तो प्रोजेक्ट 1135.6, जिसे क्रीवाक या तलवार श्रेणी के फ्रिगेट के रूप में भी जाना जाता है, यह स्टील्थ निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट का एक वर्ग है जिसे रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। आज तक भारतीय नौसेना पहले से ही इनमें से 6 जहाज, अर्थात कौन कौन से? INS तलवार, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश और त्रिकंद का संचालन कर रही है। INS तुशील जो होगा ये 7वां है, तो भैया नाम इनके याद रखना। P1135.6 वर्ग के युद्धपोत हैं ये सब, तो उसमें हो सकता है प्रश्न में आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, भारतीय तटरक्षक जहाज है सार्थक, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तटरक्षक जहाज है, ध्यान रखना, गोवा में कमीशन किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया। ICGS सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा, ठीक है। कमांडर तटरक्षक क्षेत्र के संचालन प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी तट से संचालित होगा। ICGS सार्थक के बारे में देख लें भाई, क्या है ये? तो यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाए जा रहे 5 OPV क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में कौन था? ये चौथा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। OPV श्रेणी का चौथा है। 2540 टन ढोने वाला 105 मीटर लंबा है ये जहाज। 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित होगा। 26 समुद्री मील की अधिकतम गति होगी इसकी, ठीक है। तो याद रखना, वजनी, कितना वजन भार लेकर चल सकता है, ठीक है। इसमें उपकरण रहेंगे, मशीनरी, सेंसर, हथियार सुसज्जित है। इसे एक कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अन्य OPV कौन कौन से भाई, वो भी देख लेते हैं। तो विग्रह भी है, सजग है, वराह है, यार्ड 45006 वज्र। तो ये 4 और हैं, 5वां वो है, ठीक है। चलिए, हो गया। इधर भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया भाई। कहाँ से? उड़ीसा के तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से।
अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकेगी। ठोस 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन का उपयोग करती है ये 3 चरण में, ठीक है। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के लिए बताई गई नीति के अनुरूप है, जो नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। याद रखना, मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया, ये भी ध्यान रखना हमें। इस समय भारत के पास अग्नि श्रृंखला की 5 मिसाइलें हैं भैया। अग्नि फर्स्ट है जो 700 किलोमीटर की रेंज में है, अग्नि 2 है 2000 किलोमीटर रेंज, 3 और 4 है 2500 से 3500 किलोमीटर रेंज, और 5 है 5000 किलोमीटर की रेंज तक है, ठीक है। टेक नीव एट 75, क्या भाई? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टेक नीव एट 75 का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह उत्सव है 1 साल तक चलने वाला, जो समान समावेशी आर्थिक विकास के लिए समुदाय को सशक्त बनाने में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये भी देख लेते हैं। प्रस्तावित 75 STI केंद्र में से 20 पहले ही विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, जो कृषि, गैर कृषि, अनुसंबंध आजीविका के क्षेत्रों में फैले विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 20,000 लोगों को सीधे सीधे लाभान्वित करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगातार उछाल पर रहा है। 2015 में 81वीं रैंक, 21 में 46वीं रैंक पर है भारत, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 46वीं है। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप शुरू किया है। याद रखना भाई, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही, ठीक है। होम पेज उपयोगकर्ताओं को ये तो इतना पता है, मोबाइल ऐप अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राज्य उसके जो केंद्रीय संस्कृत विदेश मंत्री राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी नाम उनका, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि होम पेज उपयोगकर्ताओं को ऐप के भीतर की दिलचस्प व्यापक सामग्री के लिए संक्षिप्त जानकारी हासिल करने में सक्षम होगा, ठीक है ना। व्हाट्स न्यू और वीकली हाइलाइट्स जैसे सेक्शन उपयोगकर्ताओं को भारत दुनिया में भर में सभी मौजूदा अमृत महोत्सव समारोहों कार्यक्रमों के विवरण से जुड़े रहने की अनुमति देते हैं। अब इसमें देख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता, नाम क्या है? नाम है वंदे भारत नृत्य उत्सव आयोजित किया करेगा। इसका उद्देश्य उन नर्तकों का चयन करना है जो 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप, क्या ये? केंद्रीय कानून न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने ये ऐप लॉन्च किया, टेली लॉ मोबाइल ऐप, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें क्या किया गया? 124 अग्रिम पंथ के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैरा लीगल वॉलंटियर्स, ग्राम स्तर के उद्यमी और पैनल वकील, राज्य समन्वयक इसमें शामिल होंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है भाई? ये रीचिंग द अनरीच्ड इंटरफेस प्लेटफॉर्म को 2017 में न्याय विभाग द्वारा देश में पूर्व मुकदमा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया। 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों में ये प्रचालनगत है इस समय, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें लॉगिन वीक के साथ टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान को न्याय विभाग परिसर से मुकदमे से पहले के चरण में कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ झंडे दिखाकर रवाना किया गया था, ठीक है ना। ड्रोन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ पे? IIT गुवाहाटी, ठीक है। भारत का पहला केंद्र कहाँ पे? IIT गुवाहाटी, याद रखना भाई इसके लिए। अन्य पहले IIT गुवाहाटी की अन्य जो पहले उनके नाम क्या है? उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ड्रोन UAV मानव रहित यान संचालन रखरखाव के लिए कौशल विकास केंद्र, समग्र प्रशासनिक ड्रोन डेटा प्रबंधन के लिए नोडल केंद्र R और
AXOM ड्रोन फोर्स। AXOM ड्रोन फोर्स का उपयोग उत्तर पूर्व के दूर दराज के क्षेत्रों में, अब AXOM ड्रोन फोर्स क्या होगा कि इसका उपयोग उत्तर पूर्व के दूर दराज के क्षेत्रों में तत्काल चिकित्सा और आपातकालीन आपूर्ति, कीमती आपूर्ति पहुंचाने वाले कार्गो ड्रोन का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, के राजारमन की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग ने 6G प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया है। तो याद रखना, के राजारमन का नाम याद रखना भाई, अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है। चलिए, इसके अलावा फिर आगे देख लेते हैं। आगे है, भारत के उम्मीदवार प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। भारत के उम्मीदवार है प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। हमें ध्यान रखना है, ये CBI के विशेष निदेशक हैं। ठीक है, याद रखना। इस्तांबुल तुर्की में चल रहा 89वां इंटरपोल महासभा के दौरान इस चुनाव हुआ है ये। ठीक है। इसमें 194 सदस्य देशों में पुलिस को आतंकवाद और साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की अनुमति देता है। महानिरीक्षक कौन है इसके? तो महानिरीक्षक का नाम याद रखना भाई, अहमद नासर अल रईसी, जो कि UAE के हैं। इनको इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। अध्यक्ष कौन बने? अहमद नासर अल रईसी, UAE के रहने वाले भाई। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए इनको चुना गया भाई। 1 जनवरी 2023 से 5 साल का कार्यकाल ये पूरा करेंगे। ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। विधि आयोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग क्या भाई? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित संहिताबद्ध करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों का एक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनकी विशेषज्ञता और योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त 34 व्यक्तियों से बना है, जिन्हें हर 5 साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है और इसकी स्थापना हुई है 1947 में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शॉम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शॉम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया इन्होंने। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन भैया? एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखना है। नाम इनका बता ही दिए, शॉम्बी शार्प है। ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़। इसके अलावा इसमें ये कौन है ये भी देख लीजिए। हाल ही में आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया इन्होंने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए डैनियल ब्रूहल को वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया गया। वैश्विक सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? डैनियल ब्रूहल को। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है। गोल्डन ग्लोब नामांकित अभिनेता निर्देशक हैं डैनियल ब्रूहल को चुना गया है सद्भावना राजदूत। तो भाई संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में देख लें तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। मुख्यालय इसका रोम में है, याद रखना। स्थापना 1961 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ये प्रश्न UPPCS में पूछा गया था। ठीक है, UPPCS 2021 में, ध्यान रखना। ठीक है। VVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनेंगे भाई। ठीक है। तो ये नाम इतना याद रखने की जरूरत है बस, इसमें ज़्यादा नहीं। ठीक है। IPS हैं शील वर्धन सिंह को CISF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है। CISF का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? IPS हैं शील वर्धन सिंह। ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये 1986 बैच के भैया बिहार कैडर के IPS हैं। ठीक है ना। IB में ये विशेष निदेशक भी रहे हैं।
सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी प्रमुख नियुक्त किया गया। एनसीबी प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? सत्यनारायण प्रधान को। भारतीय पुलिस सेवा के हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका नियुक्ति इनकी जो हुई है वो 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर की गई है इनकी नियुक्ति। ठीक है, ये झारखंड कैडर के 88 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नाम है सत्यनारायण प्रधान। फुमियो किशिदा संसदीय वोट में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन बने भाई? फ्यूमियो किशिदा। ठीक है, संसद द्वारा ठीक 1 महीने पहले चुने गए फुमियो किशिदा ने एक त्वरित चुनाव का आह्वान किया, जिसमें उनकी शासी पार्टी का नाम याद रखना, शासी पार्टी है ना, 465 सदस्यीय निचले सदन में 261 सीटें इन्होंने हासिल की है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, नाम है इनका अशोक भूषण। एनक्लैट के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। देख लेते हैं भाई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नाम है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? नाम है भैया अशोक भूषण, जो कि न्यायमूर्ति रहे हैं, सेवानिवृत्त है। ठीक है, ये 4 साल की अवधि तक के लिए रहेंगे या 70 साल की आयु प्राप्त करने तक रहेंगे। जो पहले होगा तब तक ये रहेंगे। ठीक है, इस बीच केंद्र ने न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर। और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनेंगे अशोक भूषण। 4 साल की अवधि के लिए या फिर 70 साल की उम्र तक के लिए रहेंगे। ठीक है, जो पहले आएगा, जो भी पहले हो जाए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवी कामत NABFID के अध्यक्ष बने कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने भाई? केवी कामत। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल का विस्तार किया। तो शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया भैया 3 साल के लिए। ठीक है, अब ये दिसंबर 2024 तक रहेंगे, ध्यान रखना। तो दिसंबर 2021 में ही इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था ना, है ना, 10 दिसंबर 2021 को 3 वर्षों की अवधि के लिए इनको फिर से बनाया गया है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 पर आधारित है। बेसलाइन रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा 12 संबंधित मामलों के मंत्रालयों के परामर्श से और राज्य सरकारों और सूचकांक प्रकाशन एजेंसियों, कौन सी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास सतत पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। ठीक है, तो कौन कौन? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है बेसलाइन रिपोर्ट। इसमें क्या है? ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार भारत की रैंक जो है 109 देशों में 66वें स्थान पर, भैया याद रखना है। रिपोर्ट देख लें तो भाई MPI गरीबी को उसके कई आयाम में मापने का प्रयास होता है और ये प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़ों को पूरा करता है। 3 समान रूप से भारित आयाम कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। बदले में क्या है कि पोषण, स्कूल में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतक यहाँ दर्शाए जाते हैं। बिहार राज्य की आबादी का 51.91% जो बहुआयामी गरीब है में सबसे अधिक अनुपात, इसके बाद नंबर आता है झारखंड का और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। तो सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद झारखंड, फिर यूपी। केरल ने सबसे कम जनसंख्या गरीबी स्तर 0.71% दर्ज किया। इसके बाद गोवा का नंबर है
3.76% और सिक्किम का है 3.82% रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में देख लें तो दादरा नगर हवेली 27.36%, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58%, दमन दीव में 6.82% और चंडीगढ़ में 5.97% भारत के सबसे गरीब संघ राज्यों के रूप में उभरा है। पुडुचेरी में गरीबों का अनुपात 1.72% है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद नंबर आता है लक्षद्वीप का 1.82% और अंडमान निकोबार का आता 4.30%, दिल्ली में 4.79% है। नीति आयोग ने SDG शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 21-22 जारी किया भाई। भारत जर्मन साझेदारी के तहत नीति आयोग ने SDG शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 21-22 जारी किया है। तो भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग ने ये जारी किया है। अब इसमें देख लेते हैं SDG शहरी सूचकांक डैशबोर्ड क्या भाई, कि भारत जर्मन विकास सहयोग साझेदारी की छत्र छाया में नीति आयोग GIZ और BMZ के गठजोड़ का परिणाम है। उद्देश्य है शहरों में SDG का स्थानीयकरण करना। इसके ढांचे सभी 46 लक्ष्यों में 77 SDG सूचकों के आधार पर 56 शहरों को शहरी क्षेत्रों को रैंक दी गई है। कार्यप्रणाली देख लें तो SDG शहरी सूचकांक के लिए सांख्यिकी पद्धति सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृति पद्धति से तैयार की गई है। शहरी क्षेत्रों को समग्र स्कोर के आधार पर नीचे वर्गीकृत किया गया भाई। कैसे? आकांक्षी में 0 से 49, अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर जो 50 से 64 के बीच रहेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन जो करेंगे फ्रंट रनर जो कि 65 से 99, और लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो अचीवर होगा उसको 100 नंबर मिलेगा। तो शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता में शहर देखें तो शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ है। शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ शीर्ष 3 प्रदर्शनकारी हैं। सबसे खराब 3 प्रदर्शनकर्ता हैं भैया धनबाद, मेरठ और ईटानगर। धनबाद बिहार में है ना, धनबाद है, मेरठ उत्तर प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार को क्या किया गया, समग्र पुलिसिंग में सबसे कम स्कोर मिला है। उसके बाद नंबर है उत्तर प्रदेश का। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 21 का निष्कर्ष देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम शीर्ष 5 राज्य भाई। शीर्ष 5 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम है। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो बिहार सबसे नीचे है, उत्तर प्रदेश उसके बाद आएगा, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर पंजाब रहेगा। नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब का नंबर है। पुलिस जवाबदेही में अगर हम देखें, ये तो समग्र रहा। अगर पुलिस जवाबदेही में देखें, शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, उड़ीसा, जबकि उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सबसे नीचे हैं पुलिस जवाबदेही के मामले में। उत्तर के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों पर दक्षिण राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सर्वेक्षण के बारे में देख लें। यह सर्वेक्षण प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग पहल पर विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने का एक प्रयास है। प्रश्नावली के 10 सेट थे इसमें भैया। पुलिस संवेदनशीलता, पहुंच, जवाबदेही, प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे मुद्दों से निपटने वाले क्षमता आधारित संकेतक के 6 सूचकांक शामिल थे। और पुलिस की सत्यनिष्ठा से संबंधित कौन कौन से हैं? मूल्य आधारित संकेतक के 3 सूचकांक और ट्रस्ट का 1 सूचकांक। इसमें यही 10 सेट शामिल किए गए थे। घरेलू कामगारों पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ भाई। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा घरेलू कामगारों पर किए जा रहे पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की है। घरेलू कामगार, डोमेस्टिक वर्कर, अनौपचारिक क्षेत्र में कुल रोजगार का एक अहम हिस्सा है भाई। प्रमुख बिंदु के रूप में देख लें तो इसमें जो इस मंत्री हैं, इन्होंने घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के प्रश्नावली के साथ निर्देश पुस्तिका का भी विमोचन किया है। और स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो सर्वेक्षण का दायरा देख लेते हैं। भारत के 37 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला के 742 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। गणना इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार गांव और UFS
के नवीनतम चरण के अनुसार शहरी ब्लॉक इसमें है। अखिल भारतीय स्तर पर कुल 12,766 प्रथम चरण इकाइयों यानी 6190 गांव हैं। 6576 यूएफएस ब्लॉकों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। 1.5 लाख घर यानी अल्टीमेट स्टेज यूनिट्स को शामिल किया गया इसमें। घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के नतीजों के 1 वर्ष की अवधि के भीतर आने की उम्मीद भी है। इसकी स्थिति देख लें तो स्थिति भैया, भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन C-189 घरेलू कामगार कन्वेंशन 2011 का एक हस्ताक्षर करता है। ध्यान रखना है, यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। ई श्रम पोर्टल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत 8.56 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में से लगभग 8.8% घरेलू कामगारों की श्रेणी में आते हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 38 करोड़ कर्मचारी हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आया भाई। इसमें क्या है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके, ऑस्ट्रेलिया को मानवीय तथा स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है इनको। ठीक है, 5 सबसे कम रैंकिंग वाले देश जो हैं उसमें ब्राज़ील है, युगांडा है, इंडोनेशिया है। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मेक्सिको। ठीक है, नाम याद रखना। 5 सबसे कम रैंकिंग वाले में 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है भाई। इंडेक्स हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी हुआ है। नाम याद रखना, किसने जारी किया है? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने। भारत का कुल स्कोर रहा 46/100, मतलब 100 में से 46 नंबर। अत्यधिक सजा और प्रतिक्रियाओं के प्रावधान के आधार पर इसका स्कोर 6300 है। याद रखना। स्वास्थ्य हानि में कमी के मामले में 4900 है। आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आनुपातिकता में 3800 है। दर्द पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच में 33/100 है। इंडेक्स है क्या? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है क्या भाई? सूचकांक जो है दवा नीतियों, उनके कार्यान्वयन का डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण ही है। दवा नीति के 5 व्यापक आयामों में चलने वाले 75 संकेतकों से यह बना है। इसमें आपराधिक न्याय, अत्यधिक प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य नुकसान में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच और विकास को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये 5 व्यापक आयाम है इसके। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला नंबर है कर्नाटक का 70 स्कोर है, दूसरा राजस्थान का 61 स्कोर और तीसरा हरियाणा 59.5 स्कोर है। ठीक है, राजस्थान के देखें तो 61 अंक दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष में क्या हुआ था 18.5 के स्कोर से एक ज़बरदस्त वृद्धि इसने की है। इसके बारे में हम देख लें। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक क्या भाई? इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा विकसित किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 68 संकेतक हैं जो सभी मांग क्षेत्रों भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम्स को कवर करता है। 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्यांकन हुआ है। इसमें उनके प्रयासों उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 क्या है ये? इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो आगे हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 क्या है भाई? ये 4 भारतीय संस्थानों ने इसमें जगह बनाई है। ठीक है, जो दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करती है। तो इसमें 4 जो विश्वविद्यालय कौन कौन से भाई? एक तो IISc बंगलोर है शीर्ष 100
91 से 9 बैंड में स्थान प्राप्त किया है, जिसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारत के बारे में याद रखना कि भारत का पहला कौन सा बना, बेंगलुरु वाला। वैश्विक स्तर पर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, ये वैश्विक स्तर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है। लेकिन भारतीय संस्थान देखें तो इसमें 91 से 100 के बीच में IISc बेंगलुरु, 126 से 150 में IIT बॉम्बे, 176 से 200 में IIT दिल्ली और 176 से 200 में मद्रास, IIT मद्रास को भी शामिल किया गया। तो इसमें IIT दिल्ली और IIT मद्रास 176 से 200 के दायरे में है। ठीक है, ये भी याद रखना है इसमें भाई। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 21 जारी हुई है, 8वीं है भाई, ये याद रखना है। हुरून इंडिया द्वारा तैयार हुई है। किसके, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 किसके द्वारा, एडल गिव फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुरून इंडिया ने की है। ठीक, भारतीय बिजनेस टाइकून विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 21 में शीर्ष स्थान अपना बरकरार रखा है। नाम क्या है, अजीम प्रेमजी है, भारतीय बिजनेस टाइकून और विप्रो के संस्थापक हैं। उन्होंने 21 में 9,713 करोड़ रुपए दान दिए, जिससे उन्हें लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे उदार का खिताब मिल गया भाई। प्रेम जी उनके परिवार द्वारा दान की गई राशि 2020 की तुलना में 27% अधिक है। नाम याद रखना इनका, तो अजीम प्रेम जी 9,713 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया। शिव नादर हैं भारत के 1263 करोड़, मुकेश अंबानी 577 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। भारत ने एनीमिया बचपन की बर्बादी पर कोई प्रगति नहीं की है, ऐसी वैश्विक पोषण रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ध्यान रखना 161 देशों में देखा गया है, देश ने कोई प्रगति नहीं की है भारत में। ठीक है, एनीमिया को कम करने के संबंध में खराब होने की बात कही गई है। 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक अब महिलाएं, भारतीय महिलाएं कैसी हैं, एनीमिक हैं। 15 से 49 वर्ग की आधी से अधिक महिलाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा था, बस इतना ही ध्यान रखना है। देश में एक चीज़ और है कि देश में लगभग 6.2% वयस्क मतलब 18 साल उससे अधिक आयु महिलाएं और 3.5% वयस्क पुरुष मोटापे के साथ जी रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए वैश्विक पोषण रिपोर्ट क्या है भाई। इसकी कल्पना 2013 में पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट के बाद की गई थी। ठीक है, 2013 में वैश्विक पोषण जो वार्षिक वैश्विक पोषण रिपोर्ट है, वैश्विक पोषण लक्ष्यों की दशा में प्रगति निर्धारित करती है। पहली रिपोर्ट कब आई थी, पहली रिपोर्ट आई थी भैया 2014 में। ठीक है, शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट आई है 2021, ASER 16वां संस्करण। ठीक है, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में पहले वीडियो में, वो पहले वीडियो में है ये सब। ठीक है, इसके बारे में नहीं देखेंगे, ये देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहायता रिपोर्ट, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहायता जारी किया है, रिपोर्ट 2021। इसमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, इसमें देखिए सक्रिय नीति, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे, एक उत्तरदायी सरकार द्वारा संचालित सेवाओं ने गुजरात को सूचकांक में अपना स्थान बनाए रखने में सहायता की है। हरियाणा ने तो दूसरा स्थान हासिल किया, उसके बाद पंजाब तीसरे पायदान पर है। उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र में देखें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है भाई, उसके बाद सिक्किम और मेघालय का नंबर है। उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी राज्य में देखें तो पहला नंबर आता है जम्मू कश्मीर का, उसके बाद सिक्किम और मेघालय का नंबर आता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में देखें दिल्ली शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड 19 की तुलना में अपने स्थान में उल्लेखनीय सुधार किए हैं और ये शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में आए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड शीर्ष सुधारकर्ता की श्रेणी में।
इसमें 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत को 5% तक कम करने का रास्ता दिखा सकते हैं। भारत की लॉजिस्टिक लागत विकसित देशों में 7 से 8% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14% है। लीड्स क्या है भाई? इसका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां वे लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि प्रमुख बुनियादी ढांचे गुणवत्ता क्षमता के साथ साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति, नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक्स के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक किया गया है। पहला संस्करण लीड्स 2018 निर्यात आयात व्यापार पर केंद्रित था। पहला संस्करण किस पे था? निर्यात आयात पर केंद्रित था। इसमें प्रत्येक राज्य के शासित प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की दक्षता का आकलन हुआ था। दूसरा संस्करण 19 में आया, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू व्यापार दोनों को कवर किया गया इसमें। और भैया 21 का अभ्यास राज्य के सकल राज्य के घरेलू और आयात निर्यात लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विश्लेषण में एक कदम आगे बढ़ गया है। ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 WMO की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 WMO की रिपोर्ट भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 एक रिपोर्ट आई है, पिछले 7 साल रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म रहा है। 2013 के बाद से वैश्विक समुद्र स्तर में तेजी आई है। 21 में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ये ऐसी रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट की। ठीक है। निष्कर्ष देख लें इसका, तो ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 2020 में नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 413.2 भाग प्रति मिलियन, मीथेन का 1889 भाग प्रति बिलियन, नाइट्रस ऑक्साइड का 333.2 है ना ppb। ये स्तर क्या है? पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में याद रखना भाई 149% क्रम से याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड 149, मीथेन 262 और नाइट्रस ऑक्साइड 123% अधिक थे। और वृद्धि क्या है? अभी भी जारी है। ठीक है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट आई है। किसकी है ये? पहली बात तो याद रखना किसने जारी किया है, तो UNEP ने जारी किया। 12वां संस्करण भाई। इसमें याद रखना कि नई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं ने अन्य शमन उपायों के साथ मिलकर दुनिया को सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए ट्रैक पर रखा है। 2.7 यह क्या है? पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से काफ़ी ऊपर है और इससे पृथ्वी की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन होंगे। वैसे इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पेरिस समझौते का आकांक्षी लक्ष्य दुनिया को अगले 8 वर्षों में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करने की आवश्यकता। जो 1.5 डिग्री का है ना लक्ष्य, वो क्या है? अभी बहुत पीछे है। वर्तमान में 2.7 डिग्री भाई। ठीक है। यदि ये प्रभावी ढंग से लागू कर लिया जाता है तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिज्ञा वार्मिंग को 2.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकती है, जो पेरिस समझौते के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के लक्ष्य के करीब है। हालांकि कई राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं 2030 के बाद तक कार्रवाई में देरी करती हैं। अब याद रखना कि 30 सितंबर 2021 तक 120 देश जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये नए या अद्यतन NDC का संचार किया। केवल 3 G20 सदस्यों ने 2030 के लिए अन्य नई शमन प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है। तो भारत में क्या है? उत्सर्जन कम करने की पहल के रूप में उजाला योजना के तहत LED बल्बों का वितरण होगा। भारत स्टेज 4 BS4 से BS6 उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन हुआ है। 2025 तक भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। तो भारत में उत्सर्जन को कम करने के लिए जो पहले हैं वो सब ये हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग ने क्या किया? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल पर रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की भाई? नीति आयोग ने, याद रखना है। ठीक है।
इसमें देखें तो वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने, रिपोर्ट स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य पर बातचीत को फिर से मजबूत करने का एक प्रयास है। यह एक योजना कौन सी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्य सरकार की विस्तार योजना है। आबादी के निचले 50% लोगों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए व्यापक कवर प्रदान करती है। फिर भी 20% आबादी को सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के जरिए कवरेज प्राप्त है। जो निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से उच्च जांच वाले समूह के लिए बनाई गई है। शेष 30% आबादी जो हो स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जिसे मिसिंग मिडल कहा जाता है। मिसिंग मिडल कौन है? 30% आबादी। ठीक है, चलिए अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे। ठीक है, एक देख लेते हैं। चलिए इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं बस, या फिर इसको कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम। करीब अभी 2-3 वीडियो बनेंगी इसमें। ठीक है, तो अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF हम इसकी आपको दे देंगे, बार बार बहुत बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको बार बार देखने की ज़रूरत है। और जितनी बार देखेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मिस हो जाए फिर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।